from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. देखने वाले दोस्तों को मैं सलाम अर्ज करता हूं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर खास डॉक्टर शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चंद बातें मैं वो पूछना चाहता हूं जो आज उन्होंने बताई और मेरे लिए हैरत थी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये सुना जाता है पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। आज आपने जो आदाद शुमार बताए अगर वो सही हैं तो फिर ये जो शोर मचाते हैं लोग कि टमाटर महंगा हो गया, प्याज सस्ती हो गई और अंडे जो है वो किलो के भाव बिकने लगे हैं, तो ये सब ड्रामा क्या है, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया सर। देखिए बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आजकल इंफॉर्मेशन का ज़माना है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में मीडिया के थ्रू प्रोजेक्ट किया गया, और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 2008, 2009, 2010 में हमारे यहाँ बहुत दहशतगर्दी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी कौम ने लड़ाई करके उसके ऊपर एक बहुत अच्छा हमने काबू पाया। उसके बावजूद सालों तक मीडिया के ऊपर जो इमेज दिया गया वो क्या इमेज था? वो ये इमेज था कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक मुल्क है। इसी तरीके से मुसलमानों का जो इमेज मीडिया के थ्रू दिया गया, जिसमें रेडिकलिज्म, फनेटिसिज्म, इस्लाम के साथ शिद्दत पसंदी को जोड़ दिया गया। तो मीडिया एक साइंस है और इसका एक आर्ट है कि किस तरीके से सही या गलत इंफॉर्मेशन को आपने प्रोजेक्ट करना है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत भी इसी चीज का शिकार है। जैसे मैंने आपको 2 मिसालें पहले दी, हमारे खिलाफ भी एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये एक इमेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में सब कुछ बुरा चल रहा है। मैं आपकी खिदमत में कुछ चीजें रखता हूं, आप खुद सोचिए। आपको पता है कोविड का क्राइसिस आया, आप दोनों अमेरिका की मीडिया की जानी पहचानी शख्सियात हैं यहाँ पर। आपको पता है कि यहाँ पर भी पेट्रोल महंगा है, आपको पता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई, आपको ये भी पता है यहाँ महंगाई भी हुई। अभी जो पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 178% बढ़ी, 178%, और पाकिस्तान में कितनी बढ़ी? तकरीबन 45%। आप 178% और 45%, आप खुद ही इसका मुआवजा देख लीजिए। पूरी दुनिया में आटे की कीमत 27% बढ़ी, हमारे यहाँ 28%, तकरीबन वही नंबर है। पूरी दुनिया में चीनी की कीमत जो है वो 56% बढ़ी। आप रोज टेलीविजन पे देखते हैं कि पाकिस्तान में चीनी बहुत बढ़ गई, हमारे यहाँ 18% बढ़ी। इसके बावजूद कि हमने वहां पर एक पूरे का पूरा जो चीनी का स्ट्रक्चर चल रहा था उस पर हाथ डाला, कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, लोगों पे FIR हुई, पूरे के पूरे सेक्टर को रिफॉर्म कर रहे हैं। किसान को दुगना पैसा मिला पहले की निस्बत। पहले 120, 40, 50 रुपए मन मिलता था, अब उसी किसान को 250 रुपए, 300 रुपए मन तक मिला, और वो भी पहली दफा पिछले 40-50 सालों में पहली दफा किसान को फौरी तौर पर पैसा मिला। इसके साथ साथ अगर आप आखिरी बात कुकिंग ऑयल करें जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी कीमतें 76% बढ़ी, पाकिस्तान में 21% बढ़ी। अगर पेट्रोल की जैसे मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब में पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा बिक रहा है। पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल बिक रहा है। तो मैं आखिरी बात आपको कर दूं कि मैं ये नहीं कहता कि महंगाई बिल्कुल नहीं हुई। ऑफ कोर्स जब लूटमार करेंगे, आप 6,000 अरब से 30,000 अरब कर्जे कर देंगे, उससे आपके रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मीन मुल्क के अंदर से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहे हो, अंदर कम आ रहे हो, 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट हो, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया नीचे जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा। 126 रुपए से हमारी हुकूमत में ये रुपया जो है वो निगरान हुकूमत में, केयर टेकर गवर्नमेंट में ये 107 से 26 पे आया, हमारी गवर्नमेंट में 126 से 167 तक गया, जो अब अल्लाह का शुक्र है वापस 17 रुपए 18 रुपए कम होके अब 149, 150 पे है। तो जब रुपए की कीमत में इतना फर्क पड़ेगा तो महंगाई तो होगी। लेकिन ये पहली दफा रमजान हुआ जिसमें आपने देखा कि सब्जियां, फ्रूट्स, टमाटर, इनकी कीमतें ऊपर जाने के बजाय रमजान के अंदर ईद में नीचे आई है। इसका मतलब आपकी हुकूमत आप पे तवज्जो दिए हुए है, वो आपकी हुकूमत इस चीज के ऊपर कोशिश कर रही है। तो महंगाई हुई, लेकिन पहली हुकूमत है जिसने उस पर एक्शन भी लिया और जो चीजें दुरुस्त हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 चीजें बता दूं। सीमेंट की सेल आपकी 44% बढ़ी, आपकी ट्रैक्टर्स की सेल 86% बढ़ी। 30 साल के माफ कीजिएगा 30 साल में इतनी कारें कभी नहीं बिकी जितनी आप बिकी।
89% मोटरसाइकिल्स की सेल बढ़ी। आपके यहाँ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, सीमेंट है, सरिया है, उसकी प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और सेल बढ़ी। एग्रीकल्चर में आपकी गन्नम की फसल के पैसे ज्यादा मिले, गन्ने के, मकई के, तोरिया के, तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी बेहतर हो रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर की 13% जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी, 13 अरब से 16 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट इस साल चली जाएगी। तो आप देखिए कि बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लाम को टारगेट किया गया, जैसे पाकिस्तान को टारगेट किया गया, और बहुत सारी मिसालें हैं। आप यहाँ पर ब्लैक्स की जो मूवमेंट थी उसको मीडिया में जिस तरीके से टारगेट किया गया, इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि हमारी हुकूमत को भी मीडिया की उस एक, मैं ये नहीं कह रहा सारे मीडिया के दोस्त ये करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसके पीछे अपोजिशन है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे मीडिया के लोग भी हैं जो हमें बहुत अच्छी और मुनासिब कवरेज और जो सच है वो भी दिखाते हैं। तो ये एक असल में एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा है। अब आप आगे एक बहुत अहम सवाल जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिमाग में आता है, हम बहुत खुश होते हैं जब हम ये देखते हैं कि इमरान खान ने लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लिया, शुगर माफिया, एक्स माफिया, वाई माफिया, और बहुत खुश होते हैं। उसके कुछ दिन के बाद सुनते हैं कि वो स्टे ऑर्डर ले आए और वो कामयाबी नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज योर टेक ऑन? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए पहली गवर्नमेंट है जिसने इस बात को सबसे पहले तो समझा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बड़ी मेहनत से यहाँ पर पैसा कमाता है, और उस मेहनत की कमाई को पाकिस्तान ले जाके किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका दिल होता है कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे, वरना इन्वेस्टमेंट और भी कई जगहों पर हो सकती है, लेकिन उसके उस प्लॉट पे कब्जा कर लिया जाता है। अब जब कब्जा माफिया को देखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सियासी आदमी होता है। अब अगर आप मुस्लिम लीग जो पिछली हुकूमत की देखें तो उनकी टॉप लीडरशिप सारी की सारी किसी न किसी तरह से कब्जा माफिया में इन्वॉल्व है। वो दानियाल अजीज हों, वो जावेद लतीफ हों, वो खुरम दस्तगीर हों, वो जो खोखर सामान है वो हों, किसी को भी आप देखेंगे कि तहमीना दौलताना हो, कहीं ना कहीं कब्जा माफिया के साथ उनके रिलेशनशिप है। तो जब आपके रिलेशनशिप होंगे तो आप कब्जा माफिया पे कभी भी एक्शन नहीं लेंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर आए जिन्होंने बहुत ही कलील वक्त में 27 अरब की जमीनें वागजार करवाई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनें भी थी, जिसमें सरकारी जमीनें भी थी। अब आपका एक अदालती सिस्टम है, उस अदालती सिस्टम ने ग्रेजुअली आपने उसमें चेंजेस डाली हैं। हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि उसको वो कंट्रोल करे या यकदम से चेंज करे। ये एक पेनफुल साइड है कि हमें अपने कवानीन चेंज करने हैं, वो ग्रेजुअली होने हैं, और जैसे जैसे कवानीन चेंज होंगे तो अब उस सूरत भी हमें रिलीफ मिलेगी। गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का काम किया, अब गवर्नमेंट का एक और काम है लेजिस्लेशन करना। हमारे पास इस टाइम कई जगहों पे तो नंबर सादा एक्सरियस से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं, कुछ चीजें 2/3 एक्सरियस से करने वाली हैं, हमारे पास वो नंबर नहीं है। जैसे जैसे चीजें होंगी, आपके लीडर इमरान खान, लीडर मीन कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, उनको इन सारी चीजों का अदराक है और वो इन चीजों को करना चाहते हैं और कर रहे हैं दिन रात मेहनत। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये मसाइल भी हल होंगे। लोधी साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने सब अच्छे की बात की अब तक, आपने बताया 3 सालों में इमरान की हुकूमत में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था, जिसका मैंने कल जिक्र भी किया, लेकिन शायद आप उसको दूसरी तरफ ले गए। उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, जबकि 1 करोड़ या आधी से करीब नौकरियां जा चुकी हैं। एक तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आपसे सवाल बनता है, क्योंकि आप हमारे ओवरसीज लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी के अखबारात हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। क्या वजह है कि आज तक आप लोगों ने इसको रिकगनाइज नहीं किया या इसको वो इज्जत नहीं दी? जब भी आप लोग आते हैं अमेरिका में, या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या आप जैसे लोग जब अमेरिका आते हैं, आपको आपकी तर्जुमानी हम लोग करते हैं यहाँ पर सारे शहरों में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इस मीडिया को इज्जत मिली हो पाकिस्तानी हुकूमत। देखिए मैं क्योंकि पाकिस्तानी एक ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर यहाँ रहता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से अदराक है कि पाकिस्तानी जो मीडिया यहाँ पर होता है उसका कम्युनिटी के साथ कितना गहरा रिलेशन है। आपको जो असल इज्जत है, जो वकार है, वो आपकी कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, और आप कम्युनिटी के अंदर निटेड होते हैं, और आप कम्युनिटी ही की एक एक्सटेंशन है। तो ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं कि आपको इज्जत और एहतराम नहीं मिलता। हुकूमती अहदेदारान हो, अपोजिशन के हो या कम्युनिटी हो, तमाम लोग आप लोगों की इज्जत करते हैं, क्योंकि आप हमारा हिस्सा हैं और हमारी आवाज़ को प्रोजेक्ट करते हैं एज ए कम्युनिटी। रही बात यहाँ पर उसको किसी तरीके से स्ट्रक्चर करना, उसको किसी तरीके से ऐसे तरीके से करना कि जैसे एडवर्टाइजिंग है, उसमें आपका शेयर और दूसरी चीज़ें, उसमें आपकी जो वहाँ पर अदारे हैं
APNS और दूसरे इदारे हैं, उनमें आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़नी है। हुकूमत भी अपना रोल प्ले करेगी, आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए ताकि आप स्ट्रक्चर का हिस्सा बने। अब मैं वापस आता हूँ आपकी 1 करोड़ नौकरी की सवाल है। देखिए, कोविड आया, पूरी दुनिया में लोग बेरोजगार हुए, लेकिन अब आपने देखना है कि जब आपका टेक्सटाइल सेक्टर 130-140% के ऊपर चल रहा है और फैसलाबाद में पावर लूम्स के नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो क्या उससे नई नौकरियां नहीं आ रही? जब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें आपका सरिया, सीमेंट, बजरी, ये तमाम चीजें आपकी आ रही हैं, क्या उसमें आपकी नौकरियां नहीं आ रही? जब ट्रैक्टर ज्यादा बन के ज्यादा बिक रहे हैं, जब मोटरसाइकिल ज्यादा बन के ज्यादा बिक रहे हैं, जब कारें ज्यादा बन के ज्यादा बिक रही हैं, ट्रैक्टर ज्यादा बन के बिक रहे हैं, तो इस सब में भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इसी तरीके से जब किसान को ज्यादा मुआवजा मिल रहा है तो वहां भी जॉब्स क्रिएट होंगी एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो अब हमारे यहाँ थोड़ा सा कई दफा पाकिस्तान में जॉब सिर्फ सरकारी नौकरी को समझा जाता है। आप अमेरिका में समझते हैं कि जब सड़क बनाने के ऊपर नौकरियां मिलती लोगों को, लेबर की, मकान बनाने पे नौकरी मिलती है, तो अमेरिका में उसको भी नौकरी ही कंसीडर किया जाता है और एक बाइज्जत नौकरी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हर पेशा बाइज्जत है। तो पाकिस्तान में लाखों नौकरियां क्रिएट भी हुई हैं और होने भी जा रही हैं आगे। 70 मिलियन स्क्वायर फुट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ पंजाब में इसमें मकसूद हुए हैं और 10,000 मिलियन स्क्वायर फुट के ऊपर 30 से 40 जॉब जो है वो नई क्रिएट होती है। तो खुद ही मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने लाखों जॉब सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आई है। तो जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, लेकिन ऑफकोर्स और काम करना बाकी है और वो भी करेंगे। मतलब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें एक बड़ा वी फील वेरी प्राइड कि यार एक ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोएक्टिव है, आप प्रोएक्टिव रह के अप्रोच है आपकी, इसको हम पसंद करते हैं। ये ख्याल जो ओवरसीज पाकिस्तानी में है, क्या ये गलत है जिससे हम बहुत नाराज हैं सारे ओवरसीज? वो क्या कि फौज दोबारा आजमाए हुए लोगों को इक़्तिदार में लाना चाहती है जो किसी सूरत मंजूर नहीं। क्या ये फिनोमेना झूठ है, ऑब्सेशन है, ये क्या है, ये इसमें क्या हकीकत है? देखिए, दो बातें इसमें ज़हन में रखिएगा। फौज जो है वो हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क का, हमारा फख्र है। फौज ने पाकिस्तान की जिस तरह के जोग्राफी हालात हैं और पाकिस्तान को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है, अगर किसी एक इदारे ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो वो हमारी फौज है। उन्होंने अपनी जानें दी, दहशतगर्दी के खिलाफ। अब जो करप्ट लोग हैं पाकिस्तान में, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को जमहूरियत के पीछे छुपाते हैं, क्योंकि दिस इज इन फैक्शन। और जैसे ही कुछ होता है तो वो एक फीलिंग देते हैं मीडिया में कि हम आ रहे हैं, हमारी फौज से बात हो। देखिए, फौज पाकिस्तान का हिस्सा है। फौज में पाकिस्तान के आम घरों के लोग कमीशन लेते हैं। फौज में कभी भी किसी बहुत बड़े होंगी, अगर कुछ चंद मिसालें होंगी, वरना 99% तो आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है वो फौज में भर्ती होते हैं, वो सिपाही हो या कमीशन ऑफिसर। लेकिन डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मैं सिर्फ खत्म कर साहब इन्हें एक बात कहने दीजिए, उस वक्त जो बहुत गहरा होता है जब आर्मी का चीफ, जिसको हम दिल से मोहब्बत करते हैं, वो एक ऐसे आदमी को फोन करके इयादत करे जो बहुत बड़ा मुलजिम, जिसने बेपनाह मनी लॉन्ड्रिंग की है। जब हमारा आर्मी चीफ एक मुलजिम को फोन करता है तो ये क्या सेंस है इसका? देखिए, उसमें कुछ चीजें हमारे जो रवायात हैं कल्चर, उसमें आपने देखा होगा कि फौजी में हम हर जगह पे जाते हैं, हमारे कल्चर की रवायत है। बीमारी में हम हर शख्स से पूछते हैं, हमारी मजहबी, सोशल, कल्चरल, समाजी ये रवायात है। तो वो उन्हीं रवायात का तसलसल है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफ पाकिस्तान अगर किसी का हाल पूछते हैं तो वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, या आर्मी चीफ अगर किसी का हाल पूछ रहे हैं तो वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उसके कामों को इंडोर्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अभी किसी आर्मी चीफ ने किसी ऐसे बदमाश आदमी को फोन किया हो और उसकी मिजाज पूछे हो? आज तक कोई आप ऐसी तारीख में एक मिसाल मुझे बताएं। मैं दोबारा उसको रिपीट यही करूंगा कि मेरे ख्याल में जितना मैं आर्मी चीफ साहब को जानता हूं, मैं यही समझूंगा कि वो उन्होंने एक समाजी, जो हमारे यहाँ एक ज़ाब्ते हैं समाजी, एक हमारे यहाँ एक जो भाईचारे का रिश्ता होता है समाज के अंदर लोगों का, उसके एतबार से उन्होंने पूछा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो उनकी किसी भी तरह से किसी भी शख्स के किसी काम की भी, बुरे काम की वो इंडोर्समेंट कर रहे। तो मैं जो आगे चलूँ इस बात से, वो ये चलूँ कि आर्मी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो की जाती हैं वो ये की जाती है कि एक तासर फैलाया जाता है जिसका, और वो जो अपना पेशावर काम कर रहे हैं, जो उनकी पेशावराना जिम्मेदारियां हैं, उससे हट के ऐसा तासर दिया जाता है कि हमारी उनसे बात हो गई है। क्यों? क्योंकि इस तासर से वो और पब्लिक गेन करते हैं सपोर्ट। और कौन सी पब्लिक? वो चंद लोग पब्लिक के अंदर जो रस्सागीर है, जिनको लगता है अब इनकी फिर से हुकूमत आ रही है, इन्हें कोई नादीदा ताकतें दोबारा ले आएंगी। तो ये एक उनका स्टाइल है माशरे के अंदर इस तरह की अनसर्टेनिटी का मैसेज भेजना
और ये बताना कि अब हमारी बात हो रही है, हम आ रहे हैं, ये उम्मीद दिलाना, इस उम्मीद से उनके वो जो हरकारे हैं, उनके जो गुंडे हैं, वो दोबारा से तरोतवाना होते हैं और वो बिलों के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो ये उनका तरीका वारदात है, इसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, जब एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें आप, नॉट द पीटीवी प्लेटफॉर्म, एज ए गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर, ताकि यहाँ के लोग भी मुतमईन हो सकें, क्योंकि अब तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि सब अच्छा जा रहा है। तो आप ये अगले 2 सालों में आप लोगों ने कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, या आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए कोई आपके पास जाने प्लान हो, कुछ कह के जाएं? देखिए, 2 बातें। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत दफा कह चुके हैं, ये पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान का असल पोटेंशियल है, और हमने इस पोटेंशियल को अपने मुल्क की तरक्की में, अपनी आवाम की फलाह बहबूद में मैक्सिमम यूज करना है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपनी स्किल्स की वजह से, अपनी महारत की वजह से दूसरे मुल्कों में आके खिदमत करते हैं, हमने उनकी स्किल्स और महारत का, प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा कि हमने अपने मुल्क में उसका इस्तेमाल करना है। अब मसला दरपेश यहाँ है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कहाँ पर वो महारत करे, और उसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा उसमें जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है इस टाइम पे कि वो अपनी ऐसी स्किल को पाकिस्तान लेके जाए जिसमें जॉब्स क्रिएट हो। पहली चीज तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो सबसे बड़ा इशू था, उनकी जमीनों पे कब्जे होने का, उस पे बहुत ही आहनी हाथ डाला है, और आपको उसमें से जुम्बिश नजर आ रही है, आपको उसमें हिलजुल नजर आ रही है, जमीनें वागजार करवाई गई हैं, और उसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफर किया है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी ने कर रही है, 46% से ज्यादा रेमिटेंसेस बढ़े। अब हम चाहते हैं कि नए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए और चीजें बनाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ ताकि वहां जॉब्स क्रिएट हो, और अपनी स्किल भी लेके जानी है यहाँ से आपने, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास है, सर्विस सेक्टर में आपके पास है, और दूसरे सेक्टर्स में है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइनली आपके मुल्क में एक ऐसा वजीर आजम है जिसके 2200 के करीब सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जिसके 5 कैंप ऑफिसेज नहीं है, जो 15-15 लाख डॉलर में 777 ला के पूरे टब्बर को यहाँ पे दौरे नहीं करता, कमर्शियल एयरलाइन पे सफर करता है, अपने घर का बिजली का, गैस का बिल खुद देता है, कोई कैंप ऑफिस नहीं है, जो दौरे 13 लाख में होते थे वो चंद हजार डॉलर में होते हैं। काबुल का एक दौरा जो 60-70 हजार डॉलर में एक दिन का हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने 9,500 डॉलर में वही दौरा किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो एक एक पैसे का हिसाब देता है, ज़हीन है, ईमानदार है, वफादार है, पैट्रियोटिक है, और सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसा लीडर मिला जो माशरे को आगे लेके जाना चाहता है, मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। लेकिन ये तमाम चीजें ओवरनाइट नहीं होती। इन तमाम चीजों को करने के लिए आपको एटलीस्ट डेकेड्स चाहिए होते हैं, मलेशिया की एग्जांपल हो या चाइना की। तो हमें इंतजार करना पड़ना और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में मिलकर काम करना पड़ना। बहुत शुक्रिया।